प्रिय विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं अंग्रेजी शासन के आर्थिक प्रभाव और ये है हमारा दूसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने पृष्ठभूमि की थी और 1857 में भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी और किस शोषण के जो क्षेत्र थे अंग्रेजों के, जिसमें हमने कृषि की बात की थी, चर्चा प्रारंभ की थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि पर हमारा पूरा जो ताना बाना था वो निर्भर था, क्यों कहें कि कृषि पर अवलंबित था। और ये हमारा जो यहाँ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी एक खास बात थी। हालांकि दुनिया भर में कभी कृषि आर्थिक आधार रहा, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में कृषि जो है वो मुख्य आय का जरिया होता था। और अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उनकी भी आय का जो प्रमुख साधन था वो रेवेन्यू था, भू राजस्व था। और आंकड़ों की दृष्टि से हम बात करें तो विद्यार्थियों, हमने चर्चा की थी कि सन 1878 में जो भू राजस्व जो प्राप्त हुआ एक साल का 1,98,91,145 रुपये था। और 10 साल बाद यह 2,39,81,399 रुपये था। और उसके करीब यूँ कहें कि 12 साल बाद जो भू राजस्व उनको मिल रहा था 2,74,32,27,027 रुपये। आप देख रहे हैं कि भू राजस्व आय जो है ब्रिटिश सरकार की निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब किसान की आय भी बढ़ रही थी। लेकिन विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है। किसान की आय घटती जा रही थी, किसान का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था और अंग्रेजों की आय बढ़ती जा रही थी और अंग्रेजों का जो आर्थिक स्वास्थ्य है वो भी सुधरता जा रहा था। अब हम बात करते हैं कि किसानों का जो शोषण है वो किस प्रकार से, किन तरीकों से किया गया। तो पहला यह है कि मालगुजारी के विभिन्न साधन। आप जानते हैं कि कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान वर्ग भारी भूमि कर से दबता चला गया। जमींदार वर्ग दिनों दिन अमीर बनता गया। जमीन के स्वामी जमींदार बन गए और वे किसानों पर मनमाना कर लगाते रहे। कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के फलस्वरूप राजस्व काफी बढ़ गया। अमीर सामंत व जमींदार ब्रिटिश सरकार के स्वामी भक्त बन गए। वे ब्रिटिश सरकार को नाना विधि से किसी येन केन प्रकार आर्थिक मदद करते रहे। स्थायी बंदोबस्त ने सरकार की आय निश्चित कर दी और सरकार का खर्चा भी फिर दिनों दिन बढ़ता गया। इस आर्थिक अभाव को दूर करने, हालांकि सरकार की आय बढ़ रही है लेकिन सरकार का खर्चा बहुत बढ़ गया। अब ये जो गैप है आय और व्यय में, इसको दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मद्रास,
वह पंजाब में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी। किसानों से ऊंची दरों पर लगान वसूल करना प्रारंभ कर दिया। इस व्यवस्था में ये जो विद्यार्थियों हमने जो मालगुजारी शब्द प्रयोग किया था ना, मालगुजारी के साधन, तो मालगुजारी का अर्थ भी वह राजस्व होता है, लगान होता है, रेवेन्यू होता है, भू राजस्व होता है। आपको कहीं कन्फ्यूजन ना रहे, अतः मैंने आपको यह बता दिया है। तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, किसानों से ऊंची दरों पर लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत पैदावार का आधा भाग किसान, जो सरकार है, वो किसान से ले लेती थी। इस व्यवस्था से भी जब अंग्रेजी सरकार की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो बंबई और संयुक्त प्रांत में महलबाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य वही भारतीय किसानों का शोषण करना। अतः स्पष्ट है कि नवीन व्यवस्थाओं के लागू करने से किसानों की आर्थिक स्थिति पर घातक प्रभाव पड़ने लगे, क्योंकि कर की जो रेट्स हैं वो ऊंची, कर निर्धारण ऊंची दरों पर होता था। किसानों से लगान कैश यानी कि नगद रुपए में लिया जाता था। कर समय पर अदा न करने पर किसानों की जमीन नीलाम कर दी जाती थी। उनकी भूमि की सुरक्षा के लिए वह अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए वह साहूकार से ऋण लेता था, और कर्ज लेने से किसानों की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो जाती थी, क्योंकि साहूकार का जो कर्ज था वो ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज वाला था। फसल कटने पर किसान के घर अनाज पहुंचने से पहले उसकी सारी फसल सरकारी जो कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, और जो जिससे उसने कर्ज लिया था साहूकार हैं, वो लोग ले जाते थे। किसान की स्थिति बहुत खराब थी। अब अंग्रेजों ने कृषि का व्यवसायीकरण किया ताकि ऐसी फसलें उगें जिससे अधिक रुपया मिले। ब्रिटिश सरकार अपनी खाद्य पूर्ति भारत से करना चाहती थी। भारत में जब तक कृषि क्रांति नहीं हुई थी, वह कृषि क्रांति भारत में तो होने का मतलब ही नहीं था। इंग्लैंड में जब तक कृषि क्रांति नहीं हुई थी विद्यार्थियों, वह भारत से खाद्यान्न आयात करता था, और जब उसे इसकी आवश्यकता नहीं रही तो वह भारतीय किसानों को नील, चाय, जूट और पोस्त आदि की खेती के लिए बाध्य करने लगा। चीन से चाय मंगाने हेतु बंगाल में अफीम की खेती कराई जाती थी, और चीन की चाय सस्ते दामों पर इंग्लैंड भेज दी जाती थी। बंगाल का अफीम चीन जाता है। बंगाल में जो पोस्त व नील की खेती करवाई गई, उसके उत्पादन की सीमा किसानों पर नहीं छोड़ी गई। ये किसान तय नहीं कर सकता था कि उसकी भूमि पर कितने हिस्से में वो नील की खेती करेगा, पोस्त की करेगा, अफीम की करेगा। सरकार स्वयं राजस्व की जरूरत के हिसाब से खेती करवाती थी, और इन फसलों पर सरकार ने अपना एक अधिकार स्थापित कर लिया। जमीन किसी रामलाल की है, लेकिन डिसीजन सारा सरकार अंग्रेज ले रहे हैं। और इन फसलों पर सरकार ने अपना जो फसल आती कि वो कहाँ उसको बेचना है, क्या, ये सब सरकार ने कर लिया। एकाधिकार के लिए विभिन्न जो के लिए बिचौलियों की आवश्यकता पड़ी, और बिचौलिए आ गए बीच में। इस व्यवसाय
कृषि से सरकार को राजस्व के अलावा निर्यात पर पैसे नकद मिल जाते थे। बिचौलिए अपनी रकम ले लिया करते थे। कभी कभी बिचौलिए किसानों को अग्रिम धन देकर खेती करवाते थे। इस प्रकार किसान उनके चंगुल में फंसते रहे। व्यावसायिक कृषि में चाय बाद में जोड़ी गई थी। चाय के लिए जंगल साफ करवाए गए, चाय के बागान लगाए गए। उन पर नियंत्रण अंग्रेजों का रहा। चाय बागान के स्वामी अंग्रेज होते थे। उनकी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था थी। सस्ती मजदूरी पर वे स्त्री बच्चों को काम पर लगा देते और जो दास एक गुलाम की भांति काम करते थे। इस प्रकार विद्यार्थियों, चाय की उपज से होने वाली भारी रकम अंग्रेजों का खजाना जो है उसमें चली जाती थी और उनकी वो जो खजाना है वहां से वो इंग्लैंड ट्रांसफर हो जाता था। व्यवसायीकरण के अंतर्गत पूरा एक तंत्र स्थापित हो गया जिसमें जमींदार है, ऋणदाता है और व्यापारी है। लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर और मर्चेंट, ये ग्रामीणों के शोषण के लिए औपनिवेशिक सरकार के साथ ये मिले हुए। इस प्रणाली का आधार था अग्रिम राशि ऋण के रूप में देना। सरकार दलालों के माध्यम से किसानों को एडवांस मनी देकर के व्यावसायिक कृषि करवाती थी। कृषि के नुकसान रहने पर भी अन्य किसी वैकल्पिक रोजगार के अभाव में ये किसान जमीन के सहारे ही अपना जीवन यापन करने को बाध्य थे। इस व्यवसाय में वे सदा कर्जदार बने रहे और अर्धदासता का जीवन व्यतीत करते रहे। देश के अन्य भागों में भी थोड़े बहुत हेर फेर के साथ यही प्रणाली अपनाई जा रही थी। कुछ अंतर था तो वह कास्ट के विभिन्न रूपों में था। उस इलाके में कृषि संबंधों की विशिष्टता तथा उगाई जाने वाली फसलों के कारण ही था। कर्ज और दासता के कुचक्र या शोषण के अन्य सामंती रूपों के जबड़े में फंसा किसान उत्पीड़न का शिकार बना हुआ था। उसकी फसल या तो पहले ही बिक चुकी होती थी या फिर उसे कटाई के वक्त ही फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ता था। भाव जितना भी हो, भाव किसान की लागत मूल्य के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन उसको फसल बेचनी पड़ती थी। इसके विपरीत जो समृद्ध किसान तथा जमींदार अपनी फसल को कटाई के उपरांत बेचकर उसकी अच्छी कीमत वसूल लेते थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में भी जहां रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी, व्यवसायीकरण के वृद्धि के कारण किसानों की समृद्धि में कमी देखी गई। उस समय की प्रचलित कीमतों में भी उत्पादन को निरुत्साहित किया गया। अब विद्यार्थियों, जब ये सब चल रहा है तो फिर कृषि के मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण की बात। जब 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी सत्ता संभाली तो ब्रिटेन द्वारा शासित प्रदेशों की कृषि में गतिरोध तथा एक कमी की स्थिति थी। इसके भी अनेक कारण थे, जैसे कृषि योग्य भूमि में कृषि न करना, खेती वाले क्षेत्र में विकास का अभाव, भूमि का कृषि के लिए अनुपयुक्त होना,
जिसके परिणाम स्वरूप खेती के क्षेत्र में आने वाली कुल कमी तथा उसके अनुरूप प्रति वर्ष बिना जोते हुए जो जमीन खाली छोड़ दी जाती उसका उस जमीन में वृद्धि। इस प्रकार जो खेती है उसके किसान की दृष्टि से देखें तो कोई अच्छे परिणाम नहीं थे। अंग्रेज इससे बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते थे, तो इनके लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भूमि सुधार के लिए कुछ नहीं किया गया। 1860 में कृषि विभाग स्थापित करने की बात चली और 1870 में बंगाल और पंजाब और बंगाल में कृषि विभागों की स्थापना की गई। इन विभागों द्वारा कुछ केंद्रों पर बेहतर तकनीक विकसित करने तथा अच्छी पैदावार वाले बीजों के परीक्षण किए गए तथा उनके प्रयोगों के लिए सरकार द्वारा संचालित कृषि फार्म स्थापित किए गए, परंतु इन विभागों ने उन्हीं फसलों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जो व्यावसायिक थी और जिनकी यूरोप के बाजार में डिमांड थी। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में जब सिविल वार चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, के समय वहाँ कपास पैदा होना बंद हो गया, तो अमेरिका ने कपास का निर्यात कम कर दिया। इस पर इंग्लैंड की सरकार ने लंकाशायर, इंग्लैंड में जो शहर है, वह मैनचेस्टर, ये भी इंग्लैंड का शहर है, के वस्त्र उद्योगों को बनाए रखने हेतु पंजाब के किसानों को अच्छी किस्म की कपास के उत्पादन के लिए बाध्य किया। शेष अगले व्याख्यान में। विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।